अस्सलाम वालेकुम बेटा। बेटा आवाज़ आ रही है आप लोगों को सबको? ओके गुड। मैंने अभी स्क्रीन थोड़ी सी खुद से ऑफ की है। आई एम वेटिंग फॉर दी अदर स्टूडेंट्स टू ज्वाइन। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड पे आपकी वर्कशीट अपलोड कर रहा हूँ जो मैंने अभी आगे पढ़ाना है। चलिए तो थोड़ा सा जब तक बच्चे आते हैं हम स्ट्रीमलाइन हो जाते हैं कि लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे। तो यूशा भाई कैसे हैं आप? खैरियत से? आवाज आ रही है आपको? यूशा आवाज आ रही है बेटा?
मुबश्शिर अली, आवाज जी आ रही है सर। आपको? हेलो। यूशा, आवाज आ रही है? हाँ जी यूशा आ बेटा, रही है। ये लास्ट क्लास में हमने ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का टॉपिक स्टार्ट किया था, केएसपी। ये आपको सामने डॉक्यूमेंट दिख रहा है। जी इसमें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होती है, उसके यूनिट कैसे निकालते हैं। यूनिट के बाद मैंने आपको बताया था कि हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर हमें सॉल्युबिलिटी गिवन हो। कुछ एग्जांपल्स कराए थे, एक कैल्शियम ये वाला एग्जांपल कराया था, फिर उसके बाद एक ये वाला एग्जांपल कराया था, ये एग्जांपल था, फिर आपको 4 एग्जांपल्स कराने के लिए प्रॉब्लम्स दिए थे कि आप खुद से कर लें। यहाँ तक तो हम आ गए थे। देन ये इसके आंसर्स थे सबके। इसमें आई थिंक एक बच्चे का आंसर जो है बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन 4 का जो है वो 1 × 10⁻⁹ आने के बजाय 9.9 × 10⁻⁻ समथिंग आ रहा था, तो मैंने बताया था सेम आंसर है। उसके बाद क्या आपने ये पढ़ लिया था, कैलकुलेटिंग सॉल्युबिलिटी फ्रॉम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट? सर, वो पिछली क्लास में मैं था नहीं, सॉरी। अच्छा ठीक है, बशीर आप थे बेटा? जी अस्सलाम सर। नहीं सर, नहीं पढ़ा। ठीक है, फिर यहाँ से हमें स्टार्ट करना है। आज का हमारे टास्क 2 होंगे। एक तो मैं आपको ये कैलकुलेशन सिखाऊंगा, आई होप कि ये हम कर लेंगे जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और विल बी स्टार्टिंग विद अनदर टॉपिक कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। ठीक है, ये कॉमन आयन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट है दूसरे पेज पे मेरे पास। इसका डॉक्यूमेंट मैं अपलोड कर दूंगा जब हम इस पे पहुंचेंगे। अभी अपलोडेड नहीं है कॉमन आयन इफेक्ट का डॉक्यूमेंट, सिर्फ यही अपलोडेड है आपके पोर्टल के ऊपर। जब तक बाकी बच्चे आ रहे हैं मैं इसको अपलोड कर देता हूँ उनके पोर्टल पे, ताकि बाद में टाइम ना लगे। सो इक्विलिब्रियम, एडिट, स्टॉप। ओके, वी आर गुड नाउ। चलें, जब तक बाकी बच्चे जमा हो रहे हैं, 22 बच्चे तो 21 बच्चे हो गए। जी अरीबा बेटा, जरा माइक अनम्यूट करेंगे अपना? अरीबा यस खान, सर। कैसी हैं आप? ठीक, आप बताएं। तो क्या डिसीजन होगा आपके पेरेंट्स का, अगर स्कूल खुल जाते हैं तो आप आएंगी स्कूल? जी सर, आऊंगी। ठीक है। जी बतूल, सुबह सुबह उठोगी तुम? जी सर, उठना पड़ेगा। तो क्या पेरेंट्स कंफर्टेबल हैं आपके, भेजेंगे आपको? हाँ, प्रोबेबली। जी फैजान सिराज। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आएंगे आपके देखते पेरेंट्स हैं। आपको भेजेंगे, या अब अभी डिसीजन हुआ नहीं, घर में मोस्ट बैठ के? प्रॉब्ली मोस्ट प्रॉब्ली आऊंगा मैं अभी। अच्छा जी फरदान, क्या सीन है? फरदान जवाब के हम मुंतजिर। हसनैन इमाम, सलाम वालेकुम सर। नाम क्या सीन है भाई? सर आऊंगा। या ठीक है। जी जनीता, जी अस्सलाम वालेकुम सर, दोबारा बोले, वो मेरे इंटरनेट का मसला हो गया सर। मैं कह रहा हूँ कि आज गवर्नमेंट डिसीजन लेगी रात तक के स्कूल वाकई खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं। इन केस अगर एक हफ्ते बाद स्कूल खुल जाते हैं तो नेक्स्ट मंडे हम ये वाली क्लास स्कूल प्रीमिसेस में ले रहे होंगे। क्या आप हमें जी ज्वाइन करेंगी वहाँ पे? जी ऑफ कोर्स सर। ठीक है। जी खुशबख्त, जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मैं आऊँगी, स्कूल खुलेगा तो इंस्टीट्यूशंस कॉलेज यहाँ। तुम आई हो, तुम्हारे सामने किसी ने छींक दिया, क्या करोगे तुम? सर सोशल डिस्टेंसिंग पहले से ही प्रैक्टिस करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी।
अच्छा सही। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी तक आंसर आ रहा है बच्चों का कि वो सारे आएंगे। मोहम्मद भाई आपसे मुलाकात फर्स्ट टाइम होगी, अगर आप आए क्या इरादे हैं आपके? हेलो अस्सलाम वालेकुम जी सर, इंशाल्लाह वक्त से आऊँगा मैं स्कूल पहली बार। ट्रांसपोर्टेशन का इशू है लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। अच्छा जी मुबशिर। जी अस्सलाम सर, सर आ जाएंगे? अम्मा अब्बा ने बोल दिया है जाने? जी सर, उधर से कोई इशू नहीं है। तो आज जैसे आप सब देख रहे हैं कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं स्कूल के बारे में, और पेरेंट्स भी जो हैं वो अब थोड़े से इतने रिलेक्टेंट नहीं है। तो इस बात को देखते हुए मुझे लगता है कि आज गवर्नमेंट का डिसीजन जो है, क्योंकि उन्हें पब्लिक ओपिनियन वो भी देख रहे होंगे। मैंने भी काफ़ी स्कूल के और स्टूडेंट से बात की है, तकरीबन 99% बच्चे जो ए लेवल्स के हैं वो जो हैं आ रहे हैं, और जो नहीं आ रहे हैं उनकी वजूहत बस यही है कि वो या तो मुल्क से बाहर हैं बेचारे, क्योंकि चले गए थे वो वेकेशंस पे पहले ही। जैसे गल्फ कंट्रीज में जो बच्चे होते हैं वहीं से क्लासेस ले रहे हैं, तो उनका फॉरेन ज्वाइन करना, वो कह रहे हैं जब खुल जाएंगे तो उसके बाद वहाँ से फ्लाइट पकड़ेंगे भैया, अभी नहीं आ रहे हम। तो बाकी मतलब समझें आप मेजॉरिटी आने के लिए तैयार है। आई वॉज जस्ट आस्किंग फॉर 2 रीजन्स। नंबर 1 तो ये कि आज जब डिसीजन आएगा तो ऑब्वियसली वेल्स कॉलेज डिसाइड करेगा कि आपकी कॉलेज के अंदर क्लासेस सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इस तरह अरेंज है। जिस रूम में हम लोग क्लासेस लेते थे उसके अंदर तो आप सब भर के आते थे ना, उधर तो क्लास पॉसिबल नहीं होगी। वो क्लास कैसे अरेंज होगी, कहाँ होगी, वो हमें इंटरनली डिसाइड करना है। ऑडिटोरियम तो सही है, पर सारे टीचर्स के ऑडिटोरियम में तो नहीं हो सकती। तो फिर वो फ्लिप मोड जो था कि आधे बच्चों को एक दिन बुलाएंगे, आधों को अगले दिन बुलाएंगे, तो उससे हमारी क्लासेस थोड़ी सी कम हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, हम 4 दिन पढ़ाने के बजाय एक्चुअली 2 दिन पढ़ा रहे होंगे, क्योंकि जो मैं अगर आपकी क्लास की स्ट्रेंथ 30 समथिंग है, तो अगर 15 बच्चे मंडे को आते हैं तो अब वो 15 बच्चे वेडनेसडे को आएंगे, और अगले ट्यूसडे को जो 15 बच्चे आएंगे उनको मैं वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो मैंने मंडे वालों को पढ़ाया होगा। तो इस तरह मैं वीक में 4 क्लासेस के बजाय 2 क्लासेस पे आ जाएंगे, जिसको हम थोड़े महीनों तक तो अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि गुड थिंग इज कि वी हैव स्टार्टेड अर्ली। तो जो अर्ली स्टार्ट करने का एडवांटेज हमें है A2 को, वो तो अपनी जगह पर, AS को वो एडवांटेज नहीं है। तो AS में तो हमें वो चैलेंज आएगा टाइम फ्रेम का। तो कुछ चीजें हमें भी अपने एंड पे डिस्कस करनी है अभी, आज अगर डिसीजन हो जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली लेट्स होप फॉर गुड कि चीजें खुलें और फिर हम आगे बढ़ें। सो लेट्स कंटिन्यू विद द टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है कि हम किस तरह सॉल्युबिलिटी को कैलकुलेट करते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से। तो मैं तो आपको थोड़ा सा रिमाइंडर दे दूं कि सॉल्युबिलिटी क्या चीज़ थी। जब आप एक आयनिक कंपाउंड को पानी में डिसॉल्व करते हैं और वो आयनिक कंपाउंड इनसॉल्युबल कैटेगरी का हो, जिसके लिए ज़्यादा बेहतर वर्ड पार्शियली सॉल्युबल होता है, यानी कि उसकी टोटल क्वांटिटी पानी में डिसॉल्व नहीं होती, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड। अगर आप सिल्वर क्लोराइड को पानी में डालते हैं तो उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी नीचे बैठ जाएगी, वो डिसॉल्व नहीं होगी, और बहुत कुछ थोड़ी सी क्वांटिटी पानी में डिसॉल्व हो जाएगी। उसकी जो क्वांटिटी पानी में डिसॉल्व हो जाती है दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। अगर सिल्वर का टोटल मास ऑफ AgCl को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, एक जो रह गया इनसॉल्युबल और एक जो थोड़ा सा हो गया सॉल्युबल, तो जो सॉल्युबल हो गया AgCl का मास, उसको कहा जाता है सॉल्युबिलिटी। हमें वो पता करना है अमाउंट जो कि डिसॉल्व हो गया, दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो जब एग्जामिनर आपको सॉल्युबिलिटी निकालने को देगा तो वो आपको साथ में सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करेगा, KSP। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है? सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ये होता है कि जब एक आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल होता है पानी में तो वो उसके आयंस बन जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं आयंस। सॉल्युबल होने का मतलब वो ये नहीं है कि वो AgCl रहेगा, AgCl नहीं रहेगा। सॉल्युबल होने का मतलब है इट विल break into Ag positive ions and Cl negative ions. That is what happens to the ionic compound. So Ag positive ion की जो कंसंट्रेशन होगी पानी में और Cl negative ion की जो कंसंट्रेशन होगी पानी में, उसके प्रोडक्ट को, मैथमेटिकल प्रोडक्ट को हम सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहते हैं। It's called solubility product. तो अगर एग्जामिनर आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स दे तो सॉल्युबिलिटी निकाली जा सकती है, और सॉल्युबिलिटी दे तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाला जा सकता है। इसलिए एक्सरसाइज में आपने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकाला था और क्वेश्चन में सॉल्युबिलिटी गिवन थी।
आज हम उसको रिवर्स कर रहे हैं, ठीक है। अगेन शुरू में 2-3 एग्जाम्पल्स हैं, पहले हम वो एग्जाम्पल्स करेंगे और एंड में 2-4 क्वेश्चंस हैं, वो आप प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं आपको उनके आंसर्स प्रोवाइड करूंगा। आई थिंक आंसर्स हैं यहाँ पर लगे हुए, एंड देन वी विल मूव ऑन टू अनदर टॉपिक कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। पर पहले इसको सही से समझते हैं। सो दिस एग्जाम्पल सेज के you have to calculate the solubility in mole per dm cube, ठीक है। ये सब कुछ मैं क्लियर कर रहा हूँ। I'm going to start again. You have to calculate solubility in mole per dm cube of silver chloride if its solubility product is 1.8 into 10 to the minus 8. ये KSP की वैल्यू दी हुई है इसकी solubility product की। सबसे पहला आपका स्टेप होगा कि आप इक्वेशन लिखेंगे। हमेशा इक्वेशन लिखने से आपको पता चल जाएगा, यहाँ देखो इस तरह वर्कआउट किया करो हमेशा। इक्वेशन लिखने से आपको पता चल जाएगा कि सॉल्ट में और उसके आयंस में क्या रेशियो है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन का और आयंस की कंसंट्रेशन का क्या रेशियो है। क्योंकि सब 1-1 मोल है, 1:1:1 है, तो मैं ये कहूंगा कि जो कंसंट्रेशन सॉल्ट की होगी, अच्छा इस सॉल्ट की कंसंट्रेशन को सॉल्युबिलिटी कहते हैं, ठीक है। वही कंसंट्रेशन सिल्वर आयन की होगी और वही कंसंट्रेशन क्लोराइड आयन की होगी। रिमेंबर दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड इज केएसपी एक्सप्रेशन। केएसपी को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, क्योंकि मैं आपसे कहा था केएसपी जो है वो केसी है सिंपली, तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है, और रिएक्टेंट क्योंकि इसका सॉलिड होता है तो वो इक्वेशन में नहीं जाता एक्सप्रेशन में। केएसपी का एक्सप्रेशन तो होगा एजी पॉजिटिव, क्योंकि इसकी कोई पावर नहीं है तो मोल नहीं है तो पावर नहीं आएगी, अदर देन मतलब 1 मोल नहीं है। क्लोराइड अदर देन 1 मोल नहीं है तो पावर नहीं आएगी। तो ये केएसपी का एक्सप्रेशन हो गया। सो क्योंकि दोनों की वैल्यू x और x है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की जगह पे x और x प्लेस कर सकते हैं, इक्वल टू KSP रख सकते हैं। अब आप यहां से सिंपल मैथ समझ सकते हैं कि मैथ क्या बनने वाली है, आपकी मैथ बनने वाली है, यहाँ लिख रहा हूँ, मेरे पास जगह कम है तो आई एम राइटिंग इट ओवर हियर। अब आपकी मैथ ये बनी कि KSP इज इक्वल टू x स्क्वायर, और अगर आपने x की वैल्यू निकाल ली तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सो x इज इक्वल टू √KSP, ये हमने डेरिवेशन ड्राइव कर लिया, ये हम इस पॉइंट पे पहुंच गए। इस तरह का जो सॉल्ट होगा नेक्स्ट टाइम, अच्छी बात जरा समझें सारे स्टूडेंट्स, आपने अपने जहन में ना ये बिठाना है कि जो सॉल्ट एग्जामिनर आपको दे, अगर उसमें 1:1 का रेशियो हो, 1:1 का रेशियो हो कैटाइन और एनाइन का, तो वो सारे इसी तरह सॉल्व होंगे। इट्स नॉट AgCl। अगर ये सिल्वर ब्रोमाइड होता या ये कैल्शियम कार्बोनेट होता, क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट को भी जब आप डिसोसिएट करेंगे तो एक कैल्शियम आयन और एक कार्बोनेट आयन है, लेड सल्फेट होता, कोई भी ऐसा सॉल्ट होता जिसके पास एक कैटाइन और एक एनाइन बनेगा, उसको सॉल्व करने का तरीका यही बनेगा हमेशा, ये ध्यान में रखना। वो तरीका क्या है कि आपको एग्जामिनर जैसी KSP की वैल्यू दे, आप उस KSP के वैल्यू का अंडर रूट ले लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली A लेवल स्टूडेंट तो डायरेक्ट यहां से स्टार्ट करते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, जरा यहाँ देखें। इंस्टेड के आप इतनी लंबी केमिस्ट्री करें, इसकी लॉजिक समझते हैं। अच्छा भाई यहाँ देखें जरा सारे, किसी स्टूडेंट को अपने साथ लेके चलते हैं। मुबशिर भाई जरा माइक अनम्यूट करेंगे अपना। मुबशिर भाई, यहाँ देखो बेटा, मैं 3 सिनेरियोज बना रहा हूँ। एक ऐसा सॉल्ट जिसमें कैटाइन और एनाइन का रेशियो 1:1 है, XY, ठीक है। इसके अलावा क्या रेशियो हो सकता है कैटाइन एनाइन में, सोचो। 2:1 या 1:2। 2:1 या 1:2 दोनों में एक ही जवाब आएगा, ठीक है। या तो X2Y हो या तो Y2X हो, एक ही बात है, ठीक है। Y2X भी कर दें, XY2 भी कर देंगे, सॉल्व, एक ही बात होगी। गुड। नेक्स्ट रेशियो क्या बनता है? 2:3 और 3:2। 1:3 भी बन सकता है, 2:3 भी बन सकता है, वो तो फिर लिमिट नहीं है आपके पास, ठीक है। तो एक काम करते हैं कि हम 1:3 पे चलते हैं और 3:1 पे चलेंगे, और 2:3 भी कर सकते हैं बाद में आप, वो फिर आप वर्कआउट खुद ही कर लोगे।
जैसे कि मैं x3y और xy3 एक ही बात आएगी। हम कोशिश करते हैं कि एक 2 और उसका भी कर लेंगे सॉल्व, ठीक है, एंड में टाइम बचा हमारे पास। x2y3 भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, x2y3 भी सॉल्व कर लेंगे। अब इसकी जो इक्वेशन बनेगी, सबकी पहले इक्वेशन लिखते हैं। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव प्लस y नेगेटिव, सही ऐसे ही है ना। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? 2x पॉजिटिव प्लस y2 नेगेटिव। इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? 3x पॉजिटिव 3x पॉजिटिव प्लस y3 नेगेटिव, सही है ना। बाकी आगे अभी मैं नहीं जा रहा, अभी मैं 3 सॉल्व कर दूं। तो जरा मुझे रेशियो बताओ, अगर इसकी कंसंट्रेशन x है तो यहाँ कंसंट्रेशन और यहाँ कंसंट्रेशन क्या आएगी? x आ जाएगी सर। x आ जाएगी। अगर यहाँ कंसंट्रेशन x है तो यहाँ और यहाँ क्या आएगी? सर इधर 2x और x आएगी। इधर 2x और इधर x आएगी। तो अगर यहाँ कंसंट्रेशन x है तो यहाँ और यहाँ क्या आएगी? 3x और x 3x और x आ जाएगी। गुड। अब यहाँ से हम ड्राइव करते हैं एक्सप्रेशन। इसका KSP का एक्सप्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर x पॉजिटिव इंटू y नेगेटिव। पहले तो ओरिजिनल एक्सप्रेशन लिख रहे हैं ना। इसका KSP का एक्सप्रेशन होगा x पॉजिटिव का स्क्वायर इंटू y2 नेगेटिव। इसका KSP का एक्सप्रेशन होगा x पॉजिटिव का क्यूब इंटू y3 नेगेटिव। ये तो KSP के एक्सप्रेशन होंगे। अब इसको इस KSP के एक्सप्रेशन को इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करेंगे हम रेड कलर से। तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव वी कुड हैव राइटेड एज x इंटू x। एग्री? अगर उनकी वैल्यूज x हैं, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2x का स्क्वायर इंटू x, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 3x का क्यूब इंटू x, ये वैल्यूज यहाँ पुट कर दी। यहाँ तक सब हमारे साथ हैं बेटा? तो क्या बन गया? ये बन गया x स्क्वायर। ये क्या बन गया? 4x क्यूब 4x क्यूब। ये क्या बन गया? 27x की पावर 4 27x की पावर 4, सही है। तो अगर तुम्हें एग्जामिनर KSP दे दे तो x को सब्जेक्ट कैसे बनाओगे? अंडर रूट करेंगे। ये अभी हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा केस 1 है। कभी भी 1:1 वाला सॉल्ट आए, 1:1 वाले सॉल्ट में एग्जाम्पल है आपके पास सिल्वर क्लोराइड, लेड सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे 1:1 के सॉल्ट हैं। अच्छा, मुझे नीचे वाले रेशियो को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको कॉमन सेंस आ रही होगी, इससे यही आंसर बनेगा, 4x क्यूब बनेगा। आप चाहें तो सॉल्व करके देख लें, एक ही बात होती है वो रेशियो। 2:1 या 1:2 एक ही बात होती है। तो इसमें KSP से x कैसे निकलेगा? x को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले KSP डिवाइड होगी किससे बेटा? 4 से, और फिर आप उसका क्यूब रूट लेंगे। ऐसे सॉल्ट्स कौन से हैं जो 1:2 या 2:1 होते हैं? 1:2 वाले होते हैं सिल्वर ऑक्साइड या लेड आयोडाइड, सिल्वर ऑक्साइड या लेड और आयोडाइड, ये सारे 1:2 वाले सॉल्ट हैं आपके पास, सही, इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। इसी तरीके से मुझे जो है ये थर्ड रेशियो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ये थर्ड रेशियो जो है ये भी आपका इसी तरह 27x की पावर 4 बनेगा। इसमें अगर आप x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो जो एग्जामिनर KSP की वैल्यू देगा उसको डायरेक्ट डिवाइड बाय 27 करेंगे और उसका 4th रूट ले लेंगे, ठीक है। बस ये एक तरीका होता है आपका क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो इतनी लंबी कहानी हम नहीं करते कि हम हर दफा सॉल्व करें। मैं क्या करूंगा, मैं जैसे इस एग्जाम्पल पे गया, अगली एग्जाम्पल पे जैसे मैंने अगली एग्जाम्पल में देखा कि क्योंकि रेशियो क्या है यहाँ पे 2:1 है, तो मुझे ध्यान में आ जाएगा कि 2:1 की x की वैल्यू निकलती है KSP डिवाइडेड बाय 4 का
क्यूब रूट से, तो मैं डायरेक्ट इस पॉइंट पे आ जाऊंगा और एग्जामिनर ने जो मुझे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया होगा KSP, इसको फौरन से मैं 4 से डिवाइड करूंगा, क्यूब रूट लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। सब साथ में बेटा इसमें। बेटा ये बताएं सबको समझ में आया ये, जितने स्टूडेंट्स हैं? अच्छा, लड़कों को समझ में आ रहा है सर भाई। चलें, अच्छा लड़कियों को भी समझ में आना शुरू हो गया, गुड। चलें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1:3 है। 1:3 हमने वर्कआउट नहीं किया था, 1:3 हमने वर्कआउट नहीं किया था, तो 1:3 बहुत जल्दी वर्कआउट कर लेते हैं हम। अगर ये x है तो ये 3x होगा, तो आपका एक्सप्रेशन बनेगा KSP इज टू x इंटू 3x का क्यूब। ठीक है, 1:3 आई थिंक हमने वर्कआउट किया था शायद। हाँ, तो आपने मुझे बताया था इसका क्या बन जाएगा, 27x⁴। एग्री, यही बताया था ना मुबशर आपने? आपने ये इतनी सी चीज देख के ना आप यहाँ पहुंच गए। जब आप यहाँ पहुंच गए तो फिर आप डायरेक्ट इस स्टेप में मिलेंगे हमें। आप कहेंगे कि अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है तो एग्जामिनर जो KSP दिया हुआ है 1 × 10⁻³ पहले तो इस भाई साहब को डिवाइड बाय 27 करो, इसका 4th रूट ले लो, यू गेट योर आंसर। आंसर हमेशा मोल पर डीएम क्यूब में आएगा पहले, क्योंकि कंसंट्रेशन है। बाद में अगर एग्जामिनर की ख्वाहिशात हैं कि आप उसको ग्राम पर डीएम क्यूब में कन्वर्ट करो, तो वो फिर आप उसको मल्टीप्लाई बाय MR करके ग्राम पर डीएम क्यूब करते फिर हैं बाद में। पहले आपका आंसर मोल पर डीएम क्यूब आएगा। अब ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बेटा आपने करनी है। इसके अंदर एक रेशो आपकी ख्वाहिश के लिए दिया हुआ, ये 3 रेशो तो मैंने करा दी है, 1:1, 1:2 एंड 1:3। आप चाहें तो डायरेक्ट इनको अप्लाई करके देख लें। ये सॉल्व होगा x² से, ये वाला सॉल्व होगा 4x³ से, और ये वाला सॉल्व होगा 27x⁴ से। ये लास्ट वाला आपने करना है, DYI है। चलें स्टार्ट करें बेटा।
जी सॉरी बेटा, आई थिंक डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा इंटरनेट, और फिर वो राउटर स्टार्ट होने में टाइम लेता है थोड़ा सा। सो वर यू एबल टू गेट द आंसर? क्या आंसर आया आप लोगों का बेटा इसका क्वेश्चन का, लास्ट वाले का, स्पेशली पार्ट डी का? और पहले तो ये बताएं कि आपका एक्सप्रेशन क्या बना है एक्स की टर्म्स में। एक्स इज इक्वल टू कितने टाइम्स KSP, कितने टाइम्स एक्स होना चाहिए? ठीक है, आंसर सही है, पर कितने टाइम्स एक्स होना चाहिए KSP? SB 2S3 है ना, तो ये होना चाहिए 2x का स्क्वायर, और ये होना चाहिए 3x का क्यूब। 2x का स्क्वायर जो होगा वो 4x स्क्वायर होगा इंटू 27x क्यूब होगा। 27 टाइम्स 4 कितना होता है? एक सेकेंड, times 4 is 108, so it's going to be 108 x power 5, right? So x is equals to KSP divided by 108 to the 5th root। ऐसे ही है ना आप लोगों ने? एक चीज अगर आप नोट करें तो मैंने लंबी कहानी नहीं लिखी है, सबसे शॉर्टेस्ट तरीका ये होता है कि मैंने डायरेक्ट सॉल्ट लिखा जो उसने एग्जामिनर ने दिया था मुझे। क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है तो यहाँ 2x आएगा, और क्योंकि यहाँ 3 लिखा हुआ है तो यहाँ 3x आएगा। सही है? क्योंकि यहाँ 2 लिखा है तो यहाँ पावर 2 आ जाएगी, और क्योंकि यहाँ 3 लिखा है तो यहाँ पावर 3 आ जाएगी। आसान तरीका ये है कि अगर a के साथ b और c के साथ d लिखा हुआ है सॉल्ट के लिए, तो आप यहाँ पर b टाइम्स x टू द पावर b बन जाएगी, और यहाँ पर d टाइम्स x टू द पावर d बन जाएगी। वहां से आप उसको मैथ से सॉल्व कर देंगे सिंपली। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका होता है सॉल्व करने का। एनीहाउ, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया आपका। आपका आंसर देख लेते हैं जो बच्चों ने दिया है पार्ट डी का, बिल्कुल सही आ रहा है। क्योंकि सॉल्युबिलिटी को फिर आपने बाद में ग्राम में करना था, तो अगर आप लास्ट स्टेप देखें इसका, तो इसने मोल पर डीएम क्यूब को ग्राम पर डीएम क्यूब में करने के लिए मॉलिक्यूलर मास से MR से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका फाइनल आंसर एक्चुअली ये बनेगा। वैसे आपका आंसर एक्स की टर्म्स में सही है, फाइनल आंसर ये है, क्योंकि ग्राम पर डीएम क्यूब में निकालनी थी कंसंट्रेशन। ठीक है, यहां तक सब बच्चों को समझ में आ गया बेटा? So let's start with another topic, that is common ion effect. I would like you all to download this document from your Google Classroom. It's over here, the last document, common ion effect. इसको डाउनलोड कर लें। अभी आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं और फिर इसके क्वेश्चंस देखेंगे। अभी ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हुए हैं यहाँ पे, पर पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉमन आयन इफेक्ट का कॉन्सेप्ट ये है कि जो आप ओ लेवल्स में आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयंस करते थे, ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपके पास एक एनाइन है क्लोराइड, तो क्लोराइड का टेस्ट क्या होता था और फिर उसकी ऑब्जर्वेशन क्या होती थी? ठीक है, तो आप कहोगे टेस्ट होता था कि ऐड सिल्वर नाइट्रेट एक्वस, एग्री, सिल्वर नाइट्रेट ऐड करें, ऑब्जर्वेशन होगी वाइट प्रेसिपिटेट्स, वाइट प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। अगर आपसे आइडेंटिफाई करने को आए कि वाइट प्रेसिपिटेट्स किस चीज के हैं, तो आप कहोगे सिल्वर क्लोराइड के वाइट प्रेसिपिटेट्स हैं। ये जो कॉन्सेप्ट आप यहाँ अप्लाई कर रहे हो, इसको कॉमन आयन इफेक्ट कहा जाता है। दिस इज कॉमन आयन इफेक्ट। अच्छा, कॉमन आयन इफेक्ट क्या चीज है, इसको जरा समझते हैं। फर्स्ट करें, एक बीकर के अंदर क्लोराइड आयन थे,
ठीक है, आपने फाइंड करना था कि क्या वाकई उसमें क्लोराइड आयन है कि नहीं है। तो आपने इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट ऐड कर दिया। सिल्वर नाइट्रेट ने अंदर जाकर सिल्वर आयंस और नाइट्रेट आयंस इंक्लूड कर दिए इस बीकर के अंदर। अब क्योंकि सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट AgCl इनसॉल्युबल सॉल्ट की KSP के हिसाब से होना चाहिए, ठीक है। यानी कि एट अ गिवन टेम्परेचर एट 25 डिग्री सेल्सियस the concentration of silver ions to exist along with concentration of chloride ions has a specific constant value. It cannot be greater than this value. It is not allowed for them to be greater than this value. तो सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन को एग्जिस्ट जब भी करेंगे एक बीकर में, उनकी कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होगा वो इस वैल्यू के बराबर आना चाहिए। अगर ऐसा है तो सब कुछ ठीक है। अगर ऐसा नहीं है और उनका प्रोडक्ट ज्यादा हो जाता है, फर्स्ट करें मैं आपको एक बात बताता हूँ कि कांस्टेंट की वैल्यू है 4। अब क्या क्या अलाउड है, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 4, ये अलाउड है। इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 2, ये अलाउड है। ये सारी वैल्यूज 4 अलाउड है, ये भी अलाउड है, ये भी अलाउड है, क्योंकि 4 आ रहा है, कांस्टेंट की वैल्यू 4 है। या कोई भी ऐसी वैल्यू जो 4 बन रही हो, मजीद मैथ्स की और भी मल्टीप्लिकेशन होंगी पॉसिबली जो कि 4 बन रही होंगी। बट अगर इसकी वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 2 है और आंसर आपका 5 आ रहा है तो दैट इज नॉट अलाउड। तो फिर इन दोनों की वैल्यू को एडजस्ट होना पड़ेगा ताकि आंसर दोबारा 4 हो जाए। एडजस्ट का मतलब क्या है कि इन दोनों को अपनी वैल्यू को कम करना पड़ेगा। अब कम कैसे करें, एक चीज बीकर के अंदर एग्जिस्ट कर रही है तो वहां से कहाँ चली जाए, तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो इस इक्विलिब्रियम का यूज करेगा कि अगर सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट इतना हो जाए कि वो उस टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करने वाली KSP की वैल्यू से ज्यादा एक्सीड कर जाए, तो फिर क्या होता है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू लेफ्ट हैंड साइड। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स टू दी लेफ्ट हैंड साइड ताकि इन आयंस की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाए। ठीक है, इन आयंस की कंसंट्रेशन कम होकर ऐसी वैल्यू पे आए कि इनका प्रोडक्ट दोबारा 4 हो जाए। उससे क्या होगा, सिल्वर क्लोराइड सॉल्ट बनना शुरू हो जाएगा, जिसको आप कहते हैं प्रेसिपिटेट्स, व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बनना शुरू हो जाते हैं, व्हाइट PPT। तो ये व्हाइट PPT इसलिए बनते हैं क्योंकि साइंटिस्ट को पहले से पता होता है कि वो सिल्वर आयन इसमें ऐड करेगा ज्यादा क्वांटिटी में एक्सेस में। तो ये एक्सेस में जाने के बाद क्या करेगा, सिल्वर आयन की कंसंट्रेशन इतनी बढ़ा देगा कि उसका क्लोराइड के साथ जो प्रोडक्ट होगा वो KSP की वैल्यू से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 सिचुएशंस होती हैं। पहली सिचुएशन ये होती है कि कैटाइन और एनाइन का जो प्रोडक्ट हो वो अभी KSP की वैल्यू से छोटा हो। जैसे फर्ज करें KSP की वैल्यू 10 है, अगर 10 है और ये 2 × 2 हुए हैं तो अभी ये वैल्यू कम है 10 से। ऐसे सॉल्ट को हम कहते हैं कि इस वक्त अनसैचुरेटेड है और इस सॉल्यूशन के अंदर अभी आप और कैटाइन एनाइन ऐड कर सकते हैं। यू कैन ऐड मोर कैटाइन एंड एनाइन इनटू इट। ठीक है, दूसरी सिचुएशन ये है कि कैटाइन और एनाइन की कंसंट्रेशन 2 × 5 या 5 × 2 या 1 × 10 कोई भी ऐसी वैल्यू हो गई है कि वो एग्जैक्टली इक्वल टू KSP आ गई है। तो ऐसे सॉल्ट को हम कहते हैं सैचुरेटेड। अब इसके अंदर मजीद कोई भी आयन आप अपने हाथ से ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, 2 सिचुएशन में आपको बताता हूँ। एक मैं आपको बताता हूँ अनसैचुरेटेड की और एक मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ सैचुरेटेड की। फर्स्ट करें, आपके पास एक बीकर है, उस बीकर में आपके पास पानी है, आपने उसके अंदर AgCl ऐड करना शुरू किया। ये पहले से डिफाइन हुआ है कि Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट 10 होना चाहिए मैक्सिमम, इट कैन नॉट बी मोर देन 10। तो अभी आपने क्या किया, 2 Ag और 2 Cl इसमें डाल दिए। Ag पॉजिटिव 2 हैं और Cl नेगेटिव भी 2 हैं, तो इसलिए हम इसको अनसैचुरेटेड कह रहे हैं। क्योंकि इस वक्त क्या हुआ है, इस वक्त इनकी वैल्यू 10 से कम है, 2 × 2 is 4 which is less than 10। तो इस वक्त आप और AgCl ऐड कर सकते हैं। मोर AgCl
कैन बी एडेड, और AgCl ऐड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी इतना AgCl में पड़ा हुआ नहीं। इस सोल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड कहेंगे। बिल्कुल क्लियर होगा, इसमें आपने जो सॉल्ट ऐड किया होगा सारा डिजोल्व हो गया होगा, कोई भी सॉल्ट नीचे नहीं बैठा हुआ होगा, और इसमें और सॉल्ट ऐड करने की कैपेसिटी भी होगी। अनसैचुरेटेड की 3 चीजें होती हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर कोई सॉल्ट नीचे नहीं बैठा हुआ होता, सब डिजोल्व हो जाता है, और उसके अंदर और सॉल्ट ऐड करने की कैपेसिटी बाकी होती है, उसको हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। सैचुरेटेड में क्या होता है कि जब आप ऐड करते रहते हैं और अंदर मौजूद Ag पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की कंसंट्रेशन कुछ इस तरह हो गई हैं, इनका प्रोडक्ट 10 आ रहा है। अच्छा, जरूरी नहीं कि बराबर बराबर हुई भी हो सकता है इसकी वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू 10 हो, तब भी आंसर 10 है, या इसकी वैल्यू 2 हो, इसकी वैल्यू 5 हो, तब भी आंसर 10 है। कोई भी ऐसी वैल्यू जिससे आपका आंसर 10 आ रहा हो, तो उससे आप उसको कहोगे सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में क्या होगा कि अगर आपने और सॉल्ट ऐड किया तो वो नीचे बैठ जाएगा, वो डिजोल्व नहीं होगा, नीचे बैठना शुरू हो जाएगा मजीद सॉल्ट। नो मोर सॉल्ट कैन बी एडेड। अब इस पूरे का कॉमन आयन से क्या इफेक्ट है? अब एक यहां पर कहानी आती है कॉमन आयन की। कॉमन आयन की कहानी ये है कि आपके पास कोई तरीका नहीं है कि जब आप सॉल्ट सैचुरेट कर चुके हो ना, तो आप अपने हाथ से उसके अंदर आयंस की कंसंट्रेशन किसी तरह बढ़ा दो। यू कांट डू दैट। अब आप एक तरह सैचुरेटेड बीकर को दोबारा से इमेजिन करें, ये सैचुरेटेड बीकर है हमारा, इसके अंदर आपके पास सिल्वर आयंस जो हैं वो पड़े हुए हैं 2, और क्लोराइड आयंस पड़े हुए हैं 5, और जितना आप सॉल्ट अपने हाथ से ऐड कर रहे हो, जितना आप AgCl ऐड करते जा रहे हो, वो बेचारा यहाँ आके गिरता जा रहा है, और इन दोनों पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, because salt is no longer dissolving because saturation has been reached, right? But there is a way जिससे आप इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हो। यू कैन इंक्रीज द वैल्यू ऑफ Ag पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव फॉर सम टाइम, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। आप इसमें AgCl ऐड नहीं कर सकते इस पानी के अंदर इस वक्त, तो कोई और सॉल्ट तो ऐड कर सकते हैं ना, यू कैन ऐड सम अदर सॉल्ट इनटू इट। फर्स्ट करें आप इसके अंदर इसके अंदर सोडियम नाइट्रेट ऐड कर दें। अब सोडियम नाइट्रेट क्या करेगा, इसमें आके अपने सोडियम के आयंस और नाइट्रेट के आयंस प्रोड्यूस करेगा। अब सोडियम नाइट्रेट क्योंकि सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये ज्यादा क्वांटिटी में आ सकता है, सोडियम आयंस भी आ जाएंगे इसमें, नाइट्रेट आयंस भी आ जाएंगे। ये 2 आयंस जो हैं, इन दोनों आयंस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि ना सोडियम का इन दोनों सॉल्ट में से किसी आयन से ताल्लुक है, ना नाइट्रेट का किसी इन दोनों में से सॉल्ट में से ताल्लुक है। तो इसके लिए तो ये ग्लास बिल्कुल खाली ग्लास की तरह है, नए ग्लास की तरह है। आप इसमें सोडियम क्लोराइड नाइट्रेट डालें, उतना ही आएगा जितना नॉर्मल ग्लास में आता है, उसको कोई मसला नहीं। उसके लिए इसमें सिल्वर क्लोराइड पड़ा हुआ है नहीं पड़ा हुआ, सिल्वर नाइट्रेट को सिर्फ मसला, सोडियम नाइट्रेट को सिर्फ मसला नहीं। तो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ से सोडियम हटा देते हैं, और सोडियम की जगह इस सॉल्ट को सिल्वर नाइट्रेट कंसिडर करते हैं कि अगर सिल्वर नाइट्रेट होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। अगर ये सॉल्ट सिल्वर नाइट्रेट हुआ तो जैसे ही ये अपने साथ सिल्वर आयन लेकर आएगा, 2 एक्स्ट्रा ले आया, फर्स्ट 2 सिल्वर आयन साथ में ले आया और 2 नाइट्रेट आयन ले आया, इन 2 नाइट्रेट से तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये जो सिल्वर भाई आ गए अंदर, इससे पुराना सिल्वर मिलाकर टोटल सिल्वर की, नई सिल्वर की तादाद हो गई है भाई 4, और क्लोराइड आयन की तादाद अभी थी 5, जिसकी वजह से इनका प्रोडक्ट हो गया 20, और 20 की वैल्यू ज्यादा हो गई है 10 से। तो तीसरी सिचुएशन होती है, वही होती है कि आपकी कैटाइन और एनाइन का प्रोडक्ट ज्यादा हो जाए, किससे? KSP से। इस सिचुएशन को कहते हैं, और ये पॉसिबल है ओनली ड्यू टू कॉमन आयन। वो कॉमन आयन की सिचुएशन क्या है कि आप एक दफा अपने सॉल्ट को सैचुरेट कर लें, सैचुरेट करने के बाद आप अपने हाथ से जितना सॉल्ट और ऐड करेंगे ना, तो उसका तो नो यूज, उससे कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद आप एक जुगाड़ ही मारे हैं कि आप एक डिफरेंट सॉल्ट लाएं, यू ब्रिंग अ डिफरेंट सॉल्ट जिसका कोई एक आयन, या तो कैटायन या तो एनायन, तो आप या तो सिल्वर नाइट्रेट सेलेक्ट कर सकते हैं या तो सोडियम क्लोराइड सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सोडियम क्लोराइड सेलेक्ट करने से आप क्लोराइड को टारगेट कर रहे होंगे, और सिल्वर नाइट्रेट को के अंदर आप सिल्वर को टारगेट कर रहे होंगे। तो आपने एक ऐसा डिफरेंट सॉल्ट लाना है जिसका या तो कैटाइन या तो एनाइन कोई एक
इन इस सॉल्ट के आयन से कॉमन हो, दैट इज व्हाई दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कॉमन आयन। आपको किसी दूसरे सॉल्ट से कॉमन आयन इंट्रोड्यूस करना है इस बीकर के अंदर। अभी जो मैंने क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट ऐड किया है, सिल्वर नाइट्रेट ऐड होने से हमारे पास सिल्वर आयंस की तादाद 2 से बढ़कर 4 हो गई है। अब इसके 4 हो जाने की वजह से क्लोराइड तो अपनी जगह है 5, पर इनका प्रोडक्ट 4 × 5 20 हो गया है, जो कि 10 होना चाहिए। नाउ 20 इज ग्रेटर देन 10 विच इज नॉट अलाउड एट गिवन टेम्परेचर। तो वहां पर क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगी। प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन को अपनी वैल्यू कम करना पड़ेगी बीकर के अंदर, ताकि इनकी कंसेंट्रेशन का प्रोडक्ट दोबारा से 10 आ जाए। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। तो जैसे ही आप इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे, सिल्वर आयन और क्लोराइड आयन एक दूसरे से जुड़कर दोबारा सॉल्ट बनना शुरू हो जाएंगे, नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे, ताकि इनकी वैल्यू 20 से कम हो। पहले तो इनकी कंसेंट्रेशन 4 और 5 से रिस्पेक्टिवली कम हो, और कम होकर एक ऐसी जगह पे जाए ताकि उनका आंसर 20 ना रहे, उनका आंसर दोबारा से 10 हो जाए, क्योंकि टेम्परेचर पे स्पेसिफिक वैल्यू अलाउड है, उससे ऊपर वैल्यू अलाउड नहीं है, तभी प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और प्रेसिपिटेशन कॉमन आयन की वजह से होती है। तो ये आज की क्लास में तो मैंने इसका एक ओवरव्यू दिया है आपको। कल की क्लास में हम इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। अभी मैंने सिर्फ इसकी केमिस्ट्री समझाई आपको कि कॉमन आयन इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया बेटा, ओवरव्यू सबको कॉमन आयन इफेक्ट का। कैलकुलेशन तो इसके हम कल लेके चलेंगे, अभी से 5 मिनट से 4 मिनट अवेलेबल है। एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी कॉमन आयन इफेक्ट? किसी को कुछ पूछना है तो माइक अनम्यूट करके पूछ ले बेटा। आ गया तो जरा चैट में लिख दें। एक ही बच्चे का जवाब आया, फैजान भाई का। जी समझ में आ गया है तो चैट में लिख दें बेटा। ठीक है, सही। बाकी इंशाल्लाह कैलकुलेशन कल स्टार्ट करेंगे हम। सही बेटा, आप चाहें तो कैलकुलेशन इसकी खुद से भी देख सकते हैं, और चैप्टर को आप बुक से पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि चैप्टर एंड हो गया है। ठीक है, ऑलमोस्ट। इसका सिर्फ एक टॉपिक और रहता है, पार्टीशन कोएफिशिएंट, जो कि हम इसी वीक में ही खत्म कर लेंगे इस चैप्टर को। ठीक है, ताकि जब स्कूल खुले तो हम नए चैप्टर पर हों। सो कल इंशाल्लाह इसको कैलकुलेशन को करेंगे। अल्लाह हाफिज।